Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this video I will tell you about the Michael Porter 5 forces which directly or indirectly affect the competitiveness of an industry. So जो माइकल पोर्टर ने 5 एलिमेंट्स या 5 फोर्सेस दी हैं वो हैं आपका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, degree of rivalry, buying power, barriers to entry and suppliers power. One by one we will going to read each and every element or each and every force given by the माइकल पोर्टर. ये जो फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है इट इज़ ऑफ एन इंडस्ट्री आप समझ रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ठीक है. तो ये जो मॉडल है ये इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है और ये जो 5 फोर्सेस हैं ये इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट डालती हैं. तो जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस मैनेजर होते हैं वो इन जो फोर्सेस हैं इनकी डीपली स्टडी करते हैं और एक अपना फ्रेमवर्क, एक अपना प्लानिंग करते हैं कि जिससे वो जो भी उनकी राइवल फर्म्स हैं, जो भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर अपनी उनसे जीत सकें, उनसे जो है विन कर सकें. सो बेसिकली जो बिजनेस मैनेजर हैं दे यूज टू डेवलप एन एज ओवर राइवल फर्म्स. वो राइवल जो उनके होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनसे जीतना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस मॉडल ऑफ माइकल पोर्टर. नाउ वन बाय वन वी विल गोइंग टू रीड ऑल दीज 5 फोर्सेस. सबसे पहले हम बात करेंगे राइवलरी की या डिग्री ऑफ राइवलरी. बट उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें टाइमली. नाउ व्हाट इज़ राइवलरी ऑल अबाउट. राइवलरी वर्ड आया है राइवल्स से. राइवल्स होते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स या जिनसे हम compete करते हैं या जो हमारे जैसे ही सेम प्रोडक्ट्स मार्केट में दे रहे हैं कस्टमर्स को. तो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल था हमारा, तो उसमें कंपटीशन अमंग राइवल फर्म्स ड्राइव प्रॉफिट टू ज़ीरो. मतलब अगर कंपटीशन है फर्म्स के बीच में तो कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जो आप प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं वो ज़ीरो अटेन हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो राइवल्स हैं वो हमसे ज़्यादा आगे ग्रो कर लेते हैं मार्केट में. द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग फर्म्स वेरीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज़. ऐसा नहीं है कि हर एक जो इंडस्ट्री है उनका राइवल स्ट्रक्चर सेम रहता है. डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का राइवल स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है. कहीं कम राइवल्स होते हैं, कहीं ज़्यादा राइवल्स होते हैं, ठीक है. इकोनॉमिस्ट मेजर राइवलरी बाय इंडिकेटर्स ऑफ इंडस्ट्री कंसंट्रेशन. अब हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि राइवल्स के बारे में, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो कैसे कंपटीशन को चेक करते हैं. तो उसमें से एक जो मेजर है वो है इंडस्ट्री कंसंट्रेशन. इंडस्ट्री कंसंट्रेशन क्या है? ये एक रेशियो है जो क्या इंडिकेट करता है, ऐसी 4 लार्जेस्ट फर्म जिन्होंने मार्केट पर मैक्सिमम अपना कब्ज़ा जमा रखा है या जिन्होंने मैक्सिमम मार्केट शेयर होल्ड कर रखा है, ऐसी 4 लार्जेस्ट फर्म. जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना ज़्यादा जो है क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा उन लार्जेस्ट फर्म्स का ओवर द मार्केट. हाई कंसंट्रेशन रेशियो इंडिकेट्स दैट हाई कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट शेयर इज़ हेल्ड बाय द लार्जेस्ट फर्म्स. मतलब वो जो 4 लार्जेस्ट फर्म्स हैं उनके पास मैक्सिमम मार्केट की पावर है, मैक्सिमम मार्केट शेयर है, ठीक है. विद ओनली फ्यू फर्म्स होल्डिंग अ मार्केट लार्ज मार्केट शेयर द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज़ लेस कॉम्पिटिटिव. तो इस केस में क्या होगा, उस इंडस्ट्री का जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है वो कम होगा. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंट इंडस्ट्री का डिफरेंट कंपटीशन स्ट्रक्चर रहता है, राइवलरी स्ट्रक्चर रहता है. तो अगर किसी इंडस्ट्री का जो वो 4 लार्जेस्ट फर्म हैं, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है तो उस केस में लेस कंपटीशन रहेगा. यही अगर जो कंसंट्रेशन रेशियो है वो कम होगा तो क्या होगा, उस इंडस्ट्री में बहुत सारे राइवल्स होंगे. यानी कि वहाँ पर जो लार्ज मार्केट जो 4 मैंने लार्जेस्ट फर्म्स बताई थी वो कम हैं, ठीक है, वो ना के बराबर हैं. तो उस केस में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन रेशियो होगा वो कम होगा जिस वजह से जो राइवल्स हैं वो
बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज़ में क्या रहता है, बैरियर्स कम रहते हैं, ठीक है, फ्रीडम रहती है एंट्री की। तो जब एंट्री की फ्रीडम रहेगी, बहुत सारे नए वेंचर्स सेटअप होंगे, तो उससे क्या होगा, नए नए कॉम्पिटिटर्स या नए नए राइवल्स मार्केट में एंट्री ले लेंगे, जिस वजह से जो राइवलरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब कैसे चेक करेंगे कितना परसेंटेज कॉम्पिटिटर है हमारी उस इंडस्ट्री में? तो नंबर फर्स्ट आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। अगर जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी उस इंडस्ट्री में, उतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के वो लोग होंगे। नेक्स्ट है स्लो मार्केट ग्रोथ कॉजेज फर्म्स टू फाइट फॉर मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ रेट कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था, मार्केट ग्रोथ रेट कम होगा तो सीआर रेशियो कम होगा, सीआर रेशियो कम होगा तो बहुत सारी फर्म्स होंगी, और उस केस में मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे राइवल्स आएंगे। नेक्स्ट है हाई फिक्स कॉस्ट रिजल्ट इन एन इकोनॉमी ऑफ स्केल विच इंक्रीजेज राइवलरी। ठीक है, जब जो फर्म्स हैं उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएंगी तो क्या होगा, उनकी कॉस्ट पर यूनिट जो रहेगी वो कम रहेगी। जैसे एक यूनिट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती है वो कम रहेगी, तो उस केस में क्या होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में बढ़ जाएगा। ठीक है, हाई फिक्स कॉस्ट रिजल्ट इन एन इकोनॉमी ऑफ स्केल विच इंक्रीजेज राइवलरी। आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, आप ज़्यादा जो कस्टमर्स को हैं वो इम्प्रेस करेंगे। ठीक है, इम्प्रेस से मतलब कि उनकी डिमांड फुलफ़िल करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपके जो राइवल्स हैं, ठीक है, वो भी आपके बढ़ जाएंगे। सिंस द फर्म्स मस्ट सेल दिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू फाइट फॉर मार्केट शेयर एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीज राइवलरी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लो स्विचिंग कॉस्ट। जब हमारी स्विचिंग कॉस्ट यानी कि जब कस्टमर स्विच होता है एक प्रोडक्ट छोड़कर दूसरी प्रोडक्ट पर, ठीक है, वो चीज़ कम है मार्केट में, तो उस केस में क्या है, राइवलरी आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपके राइवल्स हैं वो ऐसी टेक्टिक्स यूज़ करेंगे कि जिससे कस्टमर को वो होल्ड कर सकें, कस्टमर को वो मेंटेन कर सकें अपने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, राइवलरी इंक्रीज़ होगी। जैसे कि अगर मैं कोलगेट यूज़ कर रही हूँ, 60% पॉपुलेशन कोलगेट यूज़ कर रही है, 40% पेप्सोडेंट यूज़ कर रही है, तो जो पेप्सोडेंट मेकिंग कंपनी है वो क्या करेगी, टेक्टिक्स यूज़ करेगी ताकि हम कोलगेट को छोड़ के पेप्सोडेंट यूज़ कर सकें। ठीक है, तो लो स्विचिंग कॉस्ट जहाँ होती है वहाँ पर राइवलरी बढ़ती है। नेक्स्ट है लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। जहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कम है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा राइवलरी रहेगी, और जहाँ ब्रांड आइडेंटिफिकेशन है वहाँ पर राइवलरी कम रहेगी। मतलब कि अगर एक आप कोई ब्रांडेड कपड़े ले लीजिए, जैसे नाइकी होगा, और एक लोकल कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, तो अगर मैं नाइकी पहनती हूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम भी नाइकी खरीदूंगी, और मैं हर समय क्या है, नाइकी ही खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटर है वो शायद मेरे को नहीं, मेरा माइंडसेट चेंज कर सकता है, तो उस केस में राइवलरी कम रहेगी। लेकिन अगर कोई लोकल प्रोडक्ट है तो उस केस में क्या रहेगा, मैं इजीली स्विच कर सकती हूँ एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में, मैं अपना माइंडसेट चेंज कर सकती हूँ। तो उस केस में क्या रहेगा, हमारी जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं या फर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे कि ताकि मैं उनके प्रोडक्ट को ऑप्ट कर लूँ, है ना। तो इस केस में क्या होगा, जहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं है या कम है, वहाँ पर राइवलरी ज़्यादा होगी, वहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हमको मिलेंगे। नेक्स्ट हमारी फोर्स आ जाती है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। पहले हम बात करते हैं सब्सटीट्यूट्स गुड क्या होते हैं। बेसिकली गुड्स दो तरीके के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो संग संग यूज़ होते हैं, जैसे पेन और इंक, कार एंड पेट्रोल। बिना एक के दूसरी चीज़ रन नहीं कर पाएगी, दूसरी चीज़ को हम नहीं यूज़ में ले सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्सटीट्यूट्स क्या होता है। सब्सटीट्यूट्स कुछ नहीं है, बस इसका दूसरा नाम है ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, जैसे कि हमारी अलमीरा में बहुत सारे हमारे कपड़े होते हैं, तो वो क्या है, एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव है कि एक नहीं पहन सकते हम दूसरा पहन लेंगे, तो वो क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं। तो इसी तरह इंडस्ट्री में भी सब्सटीट्यूट्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। अगर हम एक गुड नहीं ले रहे तो हम दूसरा ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, अगर आप अनटिल एंड अनलेस आप हैबिचुअल नहीं है उस चीज़ के, इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम बाद में बताएंगे आपको। तो अगर जैसे आप हैबिचुअल नहीं हैं, आपको यूज़ टू नहीं है, तो आप अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो आप क्या करेंगे, टी पे स्विच ऑन कर लेंगे, यानी कि आप चाय की तरफ मूव ऑन कर लेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री गुड्स हैं, जहाँ पर अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो आप दूसरे प्रोडक्ट को
दूसरे प्रोडक्ट के लिए आप क्या करते हैं, स्विच कर लेते हो दूसरे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो और दूसरे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे जैसे कोलगेट एंड पेप्सोडेंट, पेप्सी एंड कोका कोला, ठीक है। तो टू द इकोनॉमिस्ट अ थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट एग्जिस्ट व्हेन अ प्रोडक्ट्स डिमांड इज इफेक्टेड बाय द प्राइस चेंज ऑफ अ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो उससे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर इफेक्ट पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बीच में रिलेशनशिप शो होता है, इसमें बेसिकली प्राइस एंड डिमांड के बीच में, एक का प्राइस चेंज होगा दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। अ प्रोडक्ट्स price elasticity is affected by substitutes product. As more substitutes become available, the product become more elastic since customer have more alternatives. elastic मतलब changeable. अगर ज़्यादा alternatives या ज़्यादा substitute मार्केट में अवेलेबल होंगे तो कस्टमर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, है ना। अगर फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं तो मेरे पास चॉइस है बीइंग अ कस्टमर कि मैं उनमें से किसी को भी मैं चूज़ कर सकती हूँ, ऑप्ट कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार या फ्रीक्वेंटली एक ही प्रोडक्ट को बाय करूँ या परचेज़ करूँ। तो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी भी इफ़ेक्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन दी मार्केट। तो जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स होंगे उतनी ज़्यादा जो डिमांड है वो इलास्टिक रहेगी, चेंजेबल रहेगी। एग्जांपल डायपर और हम लेंगे एल्यूमिनियम बेवरेज कैन के। तो जो एल्यूमिनियम बेवरेज कैन होती है ना जिसमें कोल्ड ड्रिंक आती है, उनके सब्सटीट्यूट्स क्या हो गए, ग्लास बॉटल हो गई, स्टील कैन हो गए, प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री राइवलरी इफेक्ट होती है ना। तो इसमें क्या है कि जो एल्यूमिनियम बेवरेज कैन्स हैं उसका इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं लेकिन राइवल्स नहीं हैं, तो अगर डिमांड में जो इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके प्राइस में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है एल्यूमिनियम बेवरेज कैन्स के ऊपर। अगर अब हम बात करते हैं डायपर की, डायपर का ऑल्टरनेटिव या सब्सटीट्यूट क्या हो गया, क्लॉथ डायपर हो गया जो हम घर में बना लेते हैं। तो इसका क्या है कि अगर जो फॉर एग्जांपल हम हगीज़ ले लेते हैं, हगीज़ का मार्केट प्राइस हाई है तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो घर पर ही अपने डायपर को सिल लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं और अपने बच्चे को पहना देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ द डायपर्स ऑफ हगीज़ राइज हाई, तो जो डिमांड है जो क्लॉथ डायपर की वो भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, यहाँ पर थ्रेट है किसको, जो मार्केट में डायपर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है जो माइकल पोर्टर की 5 फोर्स में से एक एलिमेंट है। तो अगर मैं समराइज फॉर्म में बोलूँ तो जितने कम सब्स्टिट्यूट, जितने कम ऑल्टरनेटिव होंगे उतनी कम राइवलरी होगी, जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स होंगे उतनी ज़्यादा राइवलरी या उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स मार्केट में होंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स के पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत हो जाएंगे और वो स्विच कर सकते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर। नाउ नेक्स्ट कम्स आर बाइंग पावर। बाइंग पावर में हमारे कौन आ जाते हैं, कस्टमर्स, बायर्स आ जाते हैं। ये बेसिकली इसमें ज़्यादातर आपके जो कॉर्पोरेट बायर्स होते हैं जो B2B बिजनेस में डील करते हैं वो आते हैं मोस्टली, ठीक है। तो कस्टमर्स भी होते हैं ऐसा नहीं है, बट जो मेजॉरिटी रहती है वो B2B वाले बायर्स की रहती है। तो इन जनरल जब बाइंग पावर किसी भी बायर की स्ट्रॉन्ग होती है तो उस केस में जो मार्केट कंडीशन आती है या जो रिलेशनशिप आती है बिटवीन द बायर एंड द प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, उसको हम बोलते हैं मोनोप्सोनी, ठीक है। ये एक ऐसी मार्केट कंडीशन होती है जहाँ पर बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं लेकिन बायर सिर्फ एक होता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अब टायर्स बनाने वाली बहुत फर्म्स हैं लेकिन उन टायर्स को ख़रीदने वाला सिर्फ एक बायर है, यानी कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। ऐसी मार्केट कंडीशन अगर जब होती है तो यहाँ पर जो बायर होता है उसके हाथ में सारी पावर होती है। जब सिंगल बायर होगा, है ना, तो सारे जो सप्लायर्स हैं वो उसके आगे झुकेंगे, है ना। तो जो प्राइस सेट करता है वो कौन सेट करता है, वो बायर सेट करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं
कि बायर्स कब पावरफुल होते हैं और कब वीक होते हैं। तो बायर्स कब पावरफुल होते हैं, जब बायर्स आर कंसंट्रेटेड, विच मीन्स देयर आर फ्यू बायर्स विथ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। जब हमारे पास लिमिटेड बायर्स होते हैं, जैसे किसी भी प्रोडक्ट के सप्लायर बहुत है, लेकिन हमें पता है कि वो प्रोडक्ट जो है हमारा कुछ ही प्रोड्यूसर्स के काम आएगा, ठीक है, उसकी इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है, उसकी फर्म्स बहुत कम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बायर्स का कंसंट्रेशन है या जो बायर्स हैं वो कम हैं, तो उनके पास सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है, ठीक है। ये बेसिकली अगर इसका एग्जांपल दूं तो ये होते हैं आपके जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स से डीओडी परचेजेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कौन है, वो सप्लायर्स हैं, और जो डीओडी परचेज करते हैं वो कौन है, वो बायर है। तो वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट है बायर्स आर पावरफुल इफ बायर परचेज अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेजेस, और इफ द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब कि जहाँ पर जो बायर्स हैं वो मैक्सिमम आउटपुट अपने सप्लायर से ख़रीद लेते हैं। तो ये कब होता है, जब जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। अगर एक जैसा ही प्रोडक्ट है तो बायर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में आउटपुट एक ही बार में सप्लायर से ख़रीद लेते हैं। तो इससे क्या है, सप्लायर्स के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायर पॉजेज अ क्रेडिबल बैकवर्ड इंटीग्रेशन थ्रेट, दैट दे कैन थ्रेटन टू बाय प्रोड्यूसिंग फर्म और राइवल, ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो कार मैन्युफैक्चर करती है। इनके लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, जब वो टायर्स परचेज करेंगे किसी फर्म से, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जहाँ पर जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो बायर्स, तो अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जो प्रोड्यूसिंग फर्म है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसको थ्रेटन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब क्या बताते हैं कि ये कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर बायर्स पावरफुल होते हैं, जो ख़रीदार होते हैं उनके पास मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, अच्छा पैसा होता है, अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छा मार्केट शेयर होता है, अच्छी रेपुटेशन होती है। तो वो सप्लायर्स पे क्या कर सकते हैं, सप्लायर्स को दबा सकते हैं, सप्लायर्स के ऊपर उनका ज़्यादा दबाव रहता है एक तरीके से, है ना। तो ये सब कंडीशंस क्या बताती हैं कि हमारे जो बायर्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू सप्लायर्स, ठीक है। मतलब वो सप्लायर्स को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। अगर बायर्स वीक हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा, कि बायर्स वीक हैं और सप्लायर जो हैं, जो सप्लाई करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर बायर्स वीक हैं तो क्या हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो थ्रेटन कर सकते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब कि आगे वाली, मतलब जैसे अगर हम कार इंडस्ट्री का ही लेते हैं तो उनके लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यहाँ पर टायर जो बना रहा है उसके लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, जहाँ पर वो उन टायर्स की सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो कार मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है। तो अगर बायर्स वीक हैं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो थ्रेटन कर सकते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जो इन्वॉल्व हैं, कि वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप या फिर रिटेलिंग को टेक ओवर कर सकते हैं। जैसे कि जो मूवी प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो अपने जहाँ पर वो प्रमोशन करती हैं, ठीक है, थिएटर्स में, तो जो थिएटर के ओनर है उनको एक्वायर कर सकती है, ओनर को नहीं, थिएटर को एक्वायर कर सकती है। तो ये क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है। अगर नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंट बाइंग स्विचिंग कॉस्ट, विच मीन्स प्रोडक्ट्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज एंड बायर्स कैन नॉट इजीली स्विच टू अनदर प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या रहता है, जो बायर होता है, फॉर एग्जांपल जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो कौन है, बायर है, और टायर वाला कौन है, वो सप्लायर है, जो टायर सप्लाई कर रहा है। तो जब जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, टायर्स स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो जो बायर हैं वो इतने वीक रहते हैं कि वो स्विच भी नहीं कर सकते एक प्रोडक्ट से, मतलब एक सप्लायर से दूसरे प्रोडक्ट सप्लायर पर। तो जो स्विचिंग कॉस्ट होती है बायर्स की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है बायर्स आर फ्रेगमेंटेड, दैट इज़ बहुत सारे बायर्स रहते हैं, नो बायर्स हैज़ एनी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्ट और द प्राइस। अगर बायर वीक है तो उसका कुछ भी, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी भी प्रोडक्ट या प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। क्यों? क्योंकि देयर आर मैनी बायर्स। सप्लायर के पास, अगर सप्लायर फॉर एग्जांपल अगर मैं उससे परचेज़ नहीं करती हूँ तो सप्लायर के पास और भी बहुत सारे बायर्स हैं जिसे वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई कर सकता है, सेल कर सकता है। तो ये रहता है कि अगर जो बायर्स हैं, ठीक है, वो वीक हैं,
तो उस केस में क्या होता है, जो सप्लायर्स हैं वो ऊपर होते हैं और जो बायर्स हैं वो नीचे होते हैं। और बायर्स अगर पावरफुल है तो अपोजिट होता है, सप्लायर्स नीचे होते हैं और बायर्स वो ऊपर होते हैं। मतलब बायर्स के हाथ में ज़्यादा पावर होती है, अगर वो पावरफुल हैं वो डिसीजंस ले सकते हैं, प्राइस सेट कर सकते हैं, वो सप्लायर्स को अपने होल्ड में रखते हैं। और अगर वो वीक हैं तो वो सप्लायर्स को होल्ड में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो था आपकी बाइंग पावर के बारे में। अब रेस्ट टू आपके बचे सप्लायर पावर एंड बैरियर्स टू एंट्री या थ्रेट ऑफ एंट्री। ठीक है, ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई है। समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।